जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2035 तक जेट इंजन्स के लिए भारत इन्वेस्ट करेगा $7.4 बिलियन। जोरावर लाइट टैंक से टेस्ट फायर हुई नाग मार्क 2 ATGM। तेजस मार्क 1 की वेपन ट्रायल्स में लगेंगे अभी कुछ और महीने। लखनऊ फैसिलिटी में बना ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर होने के लिए तैयार। और पाकिस्तानी मीडिया का दावा कि भारत अफगानिस्तान की पुरानी मिसाइलों को एक्टिव करने में कर रहा है मदद। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक भारत फाइटर जेट इंजन्स के लिए $7.44 बिलियन स्पेंड करेगा। इस रिपोर्ट में GTRA के ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि भारत को अपने अलग अलग फाइटर जेट प्रोग्राम्स के लिए लगभग 1100 इंजन्स की रिक्वायरमेंट है और ये सभी फाइटर जेट प्रोग्राम्स अपनी अलग अलग स्टेजेस में हैं। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि भारत के स्वदेशी फाइटर इंजन का इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत है और भारत को कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी तो इनकी रिक्वायरमेंट है। बाकी उनका ये भी कहना था कि कावेरी इंजन का जो डेरिवेटिव है वो भारत के होम ग्रोन UCAVs में इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को पावर देने के लिए भारत ऑलरेडी इंटरनेशनल पार्टनर के साथ इंजन को को डेवलप करने के प्रयासों में लगा हुआ है। और इन्हीं प्रयासों के तहत भारत की योजना है 2035 तक फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम में लगभग $7.4 बिलियन स्पेंड करना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि आज शुक्रवार को महिंद्रा ग्रुप ने ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रियर के साथ अपनी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी है और इस पार्टनरशिप के तहत जो महिंद्रा ग्रुप है वो एम्ब्रियर के C390 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में इंट्रोड्यूस करेगा और वो भी भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर। यह एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है जिसे नई दिल्ली में औपचारिक रूप दिया गया है और जिसमें C390 एयरक्राफ्ट की भारत में मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और मेंटेनेंस ऑपरेशंस के माध्यम से जॉइंट मार्केटिंग, लोकलाइजेशन और डेवलपिंग शामिल है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना का जो ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाला प्रोग्राम है तो इसमें C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के अलावा लॉकहीड मार्टिन का C130J सुपर हरकुलिस, एयरबस का A400M और रशिया का इल्यूसिनल 276 तो ये भी मेन कॉम्पिटिटर्स के तौर पर शामिल है। तो जैसे कि तय था, आज 17 अक्टूबर को HAL की नासिक फैसिलिटी में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तेजस मार्क 1 की तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने HAL की नासिक फैसिलिटी में बना पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को हरी झंडी भी दिखाई है और भारतीय रक्षा मंत्री ने तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान भी विटनेस करी थी। तो अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है कि तेजस मार्क 1 रोल आउट हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना को ये कब मिलेगा और कब इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करते हुए दिखेगी। तो देखिए, इस पर अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी जो कि हमने डिफेंस अपडेट में ऑलरेडी कवर करी है, जिसमें कहा गया था कि तेजस मार्क 1 अभी भारतीय वायुसेना को डिलीवर होने में थोड़ा और समय लग सकता है और ये संभावित रूप से अगले साल के पहले क्वार्टर तक ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो। लेकिन अभी तक इस पर HAL की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील की तरफ से इस पर एक तरह का कंफर्मेशन जरूर आया है। तो हुआ यह कि नासिक में ANI के साथ इंटरेक्शन में HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से बताया गया है कि तेजस मार्क 1 पर वेपन ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और जिसकी जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं और वह ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में वे इस वेपन ट्रायल वाले टास्क को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद वे ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने की पोजीशन में रहेंगे। उनके मुताबिक स्ट्रक्चर वाइज तेजस मार्क 1 पूरी तरह से तैयार है। अब जो कुछ भी बदलाव इसमें होने तो वो उसके सॉफ्टवेयर में होंगे, चाहे वो इसकी वेपन एमिंग का हो, रडार का हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का हो। जो भी बदलाव रहेंगे वो सॉफ्टवेयर से संबंधित रहेंगे और वे आसानी से सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट स्टैंडर्ड पर तेजी से अपग्रेड कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। उनका यह कहना था कि कैपेसिटी बिल्ड करना एक महत्वपूर्ण इशू था और हमने एयरक्राफ्ट बिल्ड कर लिया है और अब अगर वेपन ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं तो फिर इनकी डिलीवरीज आसानी से हो जाएंगे। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कोई स्टेटमेंट से कि हो क्या रहा है। हो बस ये रहा है कि तेजस मार्क 1 के अभी वेपन ट्रायल्स बचे हुए हैं और उनको कंप्लीट होने में अगर कुछ महीनों का समय लगने वाला है तो फिर जो रिपोर्ट्स आई थी कि तेजस मार्क 1 2026 के पहले क्वार्टर तक ही डिलीवर हो पाएगा, तो शायद अब वही रिपोर्ट सच साबित होती हुई दिख रही है। वैसे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पहले भी प्रश्न उठाए थे कि तेजस मार्क 1 में कुछ इंटीग्रेशन वाले इश्यूज अभी भी बचे हुए हैं और उनके रिजॉल्व होने के बाद ही ये भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। बाकी ANI के साथ इंटरेक्शन में HAL चेयरमैन ने भी बताया कि तेजस मार्क 1 में कई सारी कंट्रीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन फिलहाल अभी वो सारी बातचीत शुरुआती चरण में ही है। लेकिन जिस तरह का इंटरेस्ट देखने को मिला है वो काफ़ी कमाल का है, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है।
बाकी बेसिक ग्राउंड वर्क हो रहा है, यानी कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। और फिलहाल अभी दूसरी कंट्रीज़ के लिए तेजस मार्क 1 के लिए जो इंगेजमेंट है वो इनिशियल स्टेजेस में है। लेकिन फिर भी घूम फिर के बात यही आती है कि सब कुछ सही है, लेकिन जब तक कि भारतीय वायुसेना की डिलीवरी पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी कैसे सोचें। एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारत में रशियन राजदूत का ये कहना था कि अभी वर्तमान समय में भारत के 70% मिलिट्री इक्विपमेंट रशियन ही है और भारत और रशिया के बीच डिफेंस टाइज को बूस्ट करने के लिए और भी अलग अलग तरीकों पर काम चल रहा है। और साथ ही रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का भारत में लोकल प्रोडक्शन के साथ भारत के एमका प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL ने फ्रेंच फर्म नेवल ग्रुप के साथ एक एक्सक्लूसिव MOU साइन किया है और इस कोलैबोरेशन के तहत MDL फ्रांस के जो इवॉल्व स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं तो उनको फ्रेंडली कंट्रीज़ को ऑफर करेगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह कि पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट भी एक ऐसे समय पर की गई है जब अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत फ्रांस से 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वाली डील को स्क्रैप कर सकता है और जर्मन सबमरीन्स के साथ ही जा सकता है। बाकी फिलहाल जो ये एक्सक्लूसिव MOU है तो ये एक तरह से सबमरीन के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए है, जिसके तहत MDL फ्रांस के साथ मिलकर ये एडवांस सबमरीन्स दूसरी कंट्रीज़ के लिए बना पाए और उन्हें एक्सपोर्ट कर पाए। बाकी आज भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने सोलर इंडस्ट्रीज़ की डिफेंस फैसिलिटी को विजिट किया था और जहां पर उन्होंने सोलर इंडस्ट्रीज़ के एम्यूनेशन, मिसाइल्स और ऐसी अन्य डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की समीक्षा करी और जिसमें विशेष रूप से पिनाका और नाग अस्त्र लॉयटरिंग म्यूनिशंस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एयरफोर्स चीफ ने विजिट किया था। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि आज शुक्रवार को असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में इंडामे के कैंप पर आतंकी हमला होने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हमारे 3 आर्मी पर्सनल घायल भी हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हमले में हमारे किसी भी सोल्जर को कोई मेजर इंजरीज नहीं हुई है। बाकी पूरी एरिया को सैनिटाइज करके एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने एक मूविंग व्हीकल से सिक्योरिटी कैंप पर फायर किया था और जबकि न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक जो फायरिंग है वो लगभग घंटे भर तक जारी रही थी और जबकि लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि इस हमले को NSCNYA और ULFA-I इन दोनों संगठनों ने मिलकर अंजाम दिया है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि अभी तक इस पर आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट आना बाकी है और उनके कमेंट के बाद ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो पाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो हमला हुआ है ये आर्मी की 19 ग्रेनेडियर्स के यूनिट कैंप पर हुआ था। कल 18 अक्टूबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस की लखनऊ फैसिलिटी में बनी ब्रह्मोस मिसाइल्स के पहले बैच को हरी झंडी दिखाएंगे और इस लखनऊ वाली फैसिलिटी का जो उद्घाटन है वो 11 मई 2025 को हुआ था और अब ये फुली ऑपरेशनल हो चुकी है। और इस फैसिलिटी में मिसाइल की इंटीग्रेशन, उसकी टेस्टिंग और फाइनल क्वालिटी चेक्स के लिए सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं और सफलतापूर्वक टेस्टिंग के बाद इस फैसिलिटी में बना ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला बैच है वो इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर होने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कोर ने 6 लीडिंग डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ MOU साइन किया है और जिसके तहत वे लद्दाख के रिमोट हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में न्यू जनरेशन व्हीकल्स के क्षेत्र में उन व्हीकल्स के रिपेयर हब और वेयर हाउसेस को स्टैब्लिश करेंगे, जो कि लॉजिस्टिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ा के आर्मी की कॉम्बैट सर्विस सपोर्ट और ऑपरेशन रेडीनेस को इम्प्रूव करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आर्मी के जो न्यू जनरेशन व्हीकल्स हैं उनके रिपेयरिंग के लिए स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पे बना के इक्विपमेंट का डाउन टाइम कम करने और उसकी सर्विसिबिलिटी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी और सस्टेन्ड ऑपरेशंस के लिए आर्मी के जो व्हीकल्स हैं उनकी रिपेयरिंग तेज हो सकेगी और वो जल्द से जल्द ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इस फैसिलिटी को इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं तो वहाँ पे इन मॉडर्न न्यू जनरेशन के व्हीकल्स को ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है और जिस वजह से उनकी मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी यूनिक रहती है और उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये फैसिलिटी बनाई जा रही है। और विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में एक्सट्रीम टेरेन और वेदर कंडीशंस के कारण ये जो एरियाज़ हैं ये लगभग 6 महीने के लिए इनएक्सेसिबल रहते हैं। तो इसलिए इसी टाइम पीरियड के दौरान जब व्हीकल्स के रिपेयरिंग के लिए आप वहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच सकते तो ऐसे में एक फैसिलिटी वहीं पर ही बनाई जा रही है ताकि इस एक्सट्रीम कंडीशंस में जो व्हीकल्स की रिपेयरिंग है वो सही समय पर हो पाए और उनके लिए स्पेयर्स हमेशा उपलब्ध रहें। और जो 6 कंपनीज इसमें शामिल हैं वो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, पॉलिरिस, JSW के गैको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और JCBL ग्रुप। DRDO ने जोरावर लाइट टैंक से भारत के स्वदेशी नाग मार्क 2 ATGM को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर करके एक नए माइलस्टोन को प्राप्त किया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस ट्रायल के दौरान सभी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया गया है, जिसमें इसकी रेंज, टॉप अटैक मोड के लिए मनरेबिलिटी, एक्यूरेसी ये सभी अचीव हुई हैं।
और इस ट्रायल की जो ऑफिशियल वीडियो सामने आई है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इस नाग मार्क 2 ATGM ने अपने टारगेट को बेहद ही सटीकता के साथ हिट किया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नाग मार्क 2 थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट ATGM है और पहले वाले वर्जन की तुलना में इसकी जो मैन्यूरेबिलिटी है उसे इम्प्रूव किया गया है। और रही बात इसकी रेंज की, तो वो लगभग 7 से 10 किलोमीटर्स तक है, यानी कि पहले वाले वर्जन की तुलना में इसकी मारक क्षमता भी इम्प्रूव हुई है। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो जोरावर लाइट टैंक है तो उसकी जो फायर पावर है तो उसको भी महत्वपूर्ण तरीके से इम्प्रूव किया गया है। वैसे फायर पावर से याद आया, अफगानिस्तान के कुछ ओपन सोर्स हैंडल्स हैं जिनका ये दावा है कि जो अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं तो उन्होंने भी हाल ही में सफलतापूर्वक कुछ मिसाइल्स को टेस्ट किया था जिनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर्स तक है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया कुछ इस तरह के फर्जी दावे करते हुए दिख रही है कि जो भारत है वो अफगान तालिबान की पुरानी मिसाइलों को फिक्स कर रहा है, उन्हें एक्टिव कर रहा है और अफगान तालिबान को इस बात की ट्रेनिंग भी दे रहा है कि मिसाइल की मदद से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को कैसे गिराना है। इतना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि लाहौरी चूरन खाने के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो ये भी कह रही है कि भारत ने अफगानिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगा दी हैं, अपने साइंटिस्ट वहाँ भारत में भेज रखे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इनकी इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो 8 PM के बाद ही आती हैं। बाकी अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान को भारत की प्रॉक्सी बताई दी है। बाकी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री फिलहाल पाकिस्तान के अलग अलग मीडिया चैनल्स में जाके इंटरव्यू देने में बिजी हैं। बाकी आज नॉर्थ वजीरिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर एक और हमला होने की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कम से कम 15 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स की जान गई है और लगभग 12 के आसपास घायल हुए हैं। बाकी जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान की मिलिट्री को अपनी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है और वो है स्पीड के लाइट से सरेंडर करना। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सैपर बलबीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और आज भारत की एलिट 1 पैरा SF का रेजिंग डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि 1 पैरा SF को कौन से वर्ष में रेस किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।